बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करेंगे, उस मौजू का जो ख़ास ताल्लुक़ है वो कराची के साथ है। कराची की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी 1 करोड़ 60 लाख के करीब, और वैसे एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त कराची की आबादी 2.5 करोड़ से तजावुज़ करती हुई नज़र आती है। जहाँ आबादी इतनी बड़ी तादाद में हो, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको बड़ी अक्लमंदी के साथ आपको काबू करना होता है। उन मसाइल में एक मसला ट्रैफ़िक का है। ट्रैफ़िक के मसले के हवाले से 1964 से लेके 1984 तक यहाँ पे सर्कुलर रेलवे का एक निज़ाम हुआ करता था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। जब सिर्फ सर्कुलर रेलवे की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट पे इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं आता। आप गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और मतलब बसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता, और क्योंकि ये सरकारी होता है सब कुछ, तो इसमें आपका वो किराया बहुत कम लग रहा होता है, वक्त बच रहा होता है इतनी ट्रैफिक से निकलना। और यही मंसूबा इन्होंने प्लान किया, और जिसको 2017 में मुकम्मल हो जाना था, और 2017 में कराची में दोबारा से सर्कुलर रेलवे जो है वो हमें एक्टिव जो है नज़र आता। बट अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। 2019 में भी ये मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले इसके बयान वगैरह सुने और काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक था सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि जितने भी तजावज़ात है जो रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर जितने जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और फिर महंगाई का वो आलम है कि लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। लोगों ने कच्चे पक्के घरों के साथ, झोंपड़ियों के साथ उस रेलवे लाइन के ऊपर तकरीबन 28 किलोमीटर का एरिया, जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। कब्ज़ा क्या, बेचारे सर छुपाने के लिए एक छत बनाई हुई थी इन्होंने। और क्योंकि इन्होंने ये फ़ौरन से कराची में ये एक ट्रेन का निज़ाम शुरू करना था, और उन सारे लोगों को वहाँ से प्यार मोहब्बत और जबर के साथ वहाँ से उठाया गया। और अभी कुछ दिन पहले, मेरा ख़्याल है कि 1 महीना पहले एक ख़बर आती है, जो वसीम अख्तर साहब जो मेयर कराची हैं, उनकी और शेख रशीद साहब के बीच कोई एक कॉन्वर्सेशन, कोई बयानात जो हैं वो बदली होते हैं। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मतलब जो पाकिस्तान रेलवे है उसका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास कराची को देने के लिए बोगियाँ भी नहीं हैं, और वो जो रेलवे लाइन वगैरह वाला काम है वो सिंध गवर्नमेंट करवाए, वो फेडरल गवर्नमेंट, और ये कराची, और ये इन चक्करों में ये सारा कुछ बीच में उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। क्या सर्कुलर रेलवे फिर से ताख़ीर का शिकार रहेगा? और अगर ये सारा निज़ाम आता है यहाँ पे, तो उससे किन किन लोगों को फ़ायदा है, और इसका कितना फ़ायदा होता है अवाम को? अगर आपको शहर के अंदर रेलवे का एक बेहतरीन निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का किसी भी जगह पे अगर अच्छा निज़ाम दे दिया जाए, तो उससे कितने फ़वाइद होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा कब मुकम्मल होगा। ये है हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू। आप दोस्त कॉल करके इस प्रोग्राम में हिस्सा डाल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इन पे रब्ता कीजिए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मेहमान जो कि तज्ज़ियाकार हैं और हमारे प्रोग्राम में इनकी आमद होती रहती है, जनाब अख्तर अराई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज का टॉपिक भी सर ज़बरदस्त है। अच्छा अरे बस फ़ायदा होना चाहिए, किसी न किसी का कोई आवाज़ पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए।
मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जनाब फ़ारूक डाडी साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची के ऊपर फोकस कर रहे हैं आप। तो इसमें ये है कि इस किस्म के प्रोग्राम से कम एक आगाही भी होती है और जो इसके रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ता है कि इसे आपने जल्द से जल्द मुकम्मल करना है, क्योंकि आवाम इस बारे में सोच रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? देखिए, अगर हम बात करें 60s की तो बेसिकली सदर अयूब खान साहब ने बहुत से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिसमें नहरी निज़ाम भी था। उन्होंने ही बेसिकली कराची का जो लोकल ट्रेन सर्विस थी उनको स्टार्ट करने का प्लान किया था। 60s और 70s के दरमियान में जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन का जो है वो बढ़ी, उसके बाद फिर 80s में तो बहुत अरूज पे थी। तो बड़ा टाइमली उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि ऑपरेशनल हो गया था 69 तक, मेरा ख्याल ऑपरेशनल हो गया था। 64 से 84 तक ये चलता रहा कराची में। उस वक़्त एक निज़ाम जो गवर्नमेंट का बस सर्विस होता था वो था। 80s में आके जो मिनी बस सिस्टम है वो भी आके इंट्रोड्यूस हुआ प्राइवेट सेक्टर। पहले जो गवर्नमेंट का सेक्टर था वो काफ़ी हद तक सही था, बहुत कम, यानी कि 50 पैसे किराया होता था। यानी कि यहाँ तक है कि पाकिस्तान रेलवे का ये सर्कुलर रेलवे सिस्टम गरीब के लिए बड़ा अच्छा था। यानी 80s और 90 तक इतना अरूज में था कि यकीन कीजिएगा, ऑफ दी रिकॉर्ड क्या बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात किसी के पॉकेट में पैसे नहीं होते थे ना, वो वैसे भी सफ़र कर लेता था और रेलवे खसारे में नहीं थी। मज़े की बात है, आप अगर उस 90s में देखें जब 104 ट्रेनें चलती थी, आप ये देखिए कि उस वक़्त भी रेलवे का लोकल जो सिस्टम था वो खसारे में नहीं था। मगर कुछ हमारी जो थिंक टैंक्स हैं, जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी दिलचस्पी ना होना सियासत में, जो भी उस वक़्त पार्टी से अरूज में कुछ हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से अदम दिलचस्पी का बायस हुआ। अदरवाइज़ तो जो आपने सवाल किया उस हिसाब से 80s में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी, बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये चल रहा था। ठीक है, अभी आप खसारे की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें एक जुमला और ऐड करता जाऊँ कि इस वक्त अगर आपको कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद या कहीं भी आपको जाना है तो आप रेलवे की जब सीट बुक करवाएंगे ट्रेन की तो आपको मुश्किल है कि आपको जिस ट्रेन पे आप चाह रहे हैं उसकी आपको फ़ौरन टिकट मिल जाए। आज भी इतना रश है और आपको 24-36 घंटे के डिले वाली सीट जो है वो मिल सकती है और फिर भी हम खसारे में। कुछ ये चीज़ें जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती है कि आखिर सारा कुछ चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, तो फिर क्यों खसारे में हैं हम लोग, इसे क्यों नहीं सेट किया जा रहा। खैर फ़ारूक डाडी साहब, सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात करेंगे हम। ये बताइए कि अगर किसी शहर में ये मतलब रेलवे का निज़ाम अगर चल रहा होता है तो उससे जो सड़कों पे ट्रैफिक जो होता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, क्या कमी आती है? देखिए, दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएं, जो लोकल ट्रेन, जो सिटी की जो हम सर्कुलर ट्रेन कहते हैं, इस तरह बॉम्बे, पूरा बॉम्बे का निज़ाम ट्रेन सिस्टम पे चल रहा है। लाखों लोग दिन में चल। इसी तरह ये जो सिस्टम बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि इसको आप देखें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरता है। तो ये वजीर मेंशन से चलती थी तो फेडरल बी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, और ये लांडी तक, ये मेरे ख्याल लांडी तक ही चलती जाती थी। तो इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर सुबह और शाम जो ऑफिस के मज़दूर और जो फैक्ट्री में इवन वाइट कॉलर लोग भी इसमें सफ़र करते थे और उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी। और ये है कि ये चीज़ें जब से ये मिनी बस शुरू हुई है इससे इसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और रेलवे को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है वो NLC से पहुंचा है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल। जब ज़ियाउल हक ने शुरू किया तो वो जो निज़ाम आपका रेलवे कार्गो का और जो आपकी मेन अर्निंग थी, एक तो आपकी अर्निंग थी, दूसरा ये कि पब्लिक को एक सस्ती सवारी मुहैया होती थी और उस सस्ती सवारी के साथ साथ
हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलता था। और आज भी मैं समझता हूँ कि रेलवे वो इदारा है जो मुल्क को बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके दे सकता है अगर इस पर तवज्जो दी जाए। लेकिन चूँकि ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो पूरे मुल्क में एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, आपको पता होगा कि पिछले अदवार में जिस तरह ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरों ने जिस तरह से नुकसान पहुँचाया है इस रेलवे सिस्टम को, वो मकसद मैं समझता हूँ कि शेख रशीद जो है जिस तरह काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इस पर काबू पा लें। और जितनी भी आप देखेंगे ज़मीनें जो है रेलवे की, वहाँ पे ये जो मकीन है वो किराएदार है। असल 99% वो किराएदार है। असल मिल्कियत जो बना के रखी वो कब्ज़ा माफिया ने, जो इस कब्ज़ा माफिया भी जो वैसे नहीं होती जब तक कि पुलिस, लोकल पुलिस उनके साथ नहीं हो, कोई इस शहर के अंदर एक कील भी नहीं गाड़ सकता। तो यहाँ पे उस थाने को, इलाके के थानों को पाबंद किया जाएगा। अगर तुम्हारे इलाके में कोई भी ऐसी जगह हुई, आपको हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि हम करप्शन के ख़ात्मे की उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो करप्शन की जो जड़ें हैं इनको भी ख़त्म किया जा सके। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये वो मंसूबा जिसका जब ये कराची वालों को पता चला तो वो सब खुश थे कि उनके शहर में एक बेहतर चीज़ का इजाफा हो रहा है, और उसके बाद ये इतनी ताख़ीर क्यों होगी इसमें? क्या ये सियासी मामलात की नज़र हो गया, ये क्या हुआ? इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कराची में एक मंसूबा सर्कुलर रेलवे का जो कि ताख़ीर का शिकार है। इसी हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब जो कि तजियाकार हैं, और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मुसरत नियाज़ी साहिबा ने जो कि एक सोशल वर्कर हैं और सियासी मामलात में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात कर रहे हैं। कराची वालों के लिए, कराची के आवाम के लिए नो डाउट ये एक खुशी की खबर थी कि दोबारा से शुरू हो रहा है। उनको दोबारा जो है वो सड़कों पे ट्रैफिक में घंटों जो है वो नहीं ज़ाया करने पड़ेंगे, और एक ट्रेन पे जो है वो जो घंटों का सफ़र है वो मिनट्स में करके और पैसे भी बचा सकेंगे और वक्त भी बचा सकेंगे। और यकीनन बसों और वैगनों में जिस तरह यहाँ पे गर्मी की और हब्स के इस आलम में जब कोई सफ़र कर रहा होता है तो वो एक तकलीफ़ और एक स्ट्रेस जो है वो लेके उन्हें वो मूव करना पड़ता है, उससे भी जान छूट जाएगी। मगर ये सब कुछ ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है? इसमें पाकिस्तान रेलवे और ये कराची की अपनी जो इंतज़ामिया है वो, या सिंध की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से, कहाँ पे मामलात हैं? आप क्या कहती हैं मुसरत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि सर्कुलर रेलवे को अगर दोबारा से रीएक्टिव किया जाता है हाँ। तो मैं समझती हूँ आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब आप देखें कि अगर मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ तो मुझे मतलब सुबह भी अगर निकली हूँ तो वहाँ से यहाँ तक आने में तकरीबन 45 मिनट्स लगे। सही है, ठीक है। जब इतनी सुबह में इतना रश है तो फिर जैसे जैसे टाइम ऑफिस टाइम आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। वजह ये, एक तो टाइम की बचत है आवाम के लिए, जहाँ तक टाइम की बचत है, टाइम भी है प्लस पैसे की बचत है, ये दोनों बचत तो अपनी जगह बजा है। लेकिन वजह ये है कि देखें 1999 से ये बंद है, बहाल नहीं हो सकी। तो फिर दरमियान में जापान की एक कंपनी से रब्ता किया गया था कि हम इसको बहाल करना चाहते हैं। तो 2012 में आई थिंक सो कि रिपोर्ट आई कि इसको इस तरह से बहाल किया जाए। वो करते करते 2019 आ गया। चलें जी, हमने सोचा कि बड़ा अच्छा हुआ, शेख रशीद साहब को ये ख्याल आया। लेकिन वो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि पीटीआई को ख्याल कागज़ी कार्रवाई में या ज़ुबानी कलामी आ रहा है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ मगर के लिए इसको ऑर्डर दिया। 2017 में कंप्लीट हो जाना था इसे, वो भी देखिए मतलब सारी ही जमातें एक जैसा ही देखिए, रोल प्ले कर रही बिल्कुल हैं। नहीं हुआ, लेकिन मैं बताऊं आपको, अब जिस तरह से माशत का हाल है मुल्क की, तो इसके लिए बड़ी एक ह्यूज अमाउंट की नीड है। मेरे ख्याल में उस कंपनी ने, जापान की कंपनी ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो 260 अरब की अमाउंट बताई थी उसको सही करने में, उस कंडीशन में लाने में, पहले वाली कंडीशन उन्हें में बताना लाने के था लिए। कि ये हमारे मुल्क के हिसाब से चाहिए, तो जापानी ट्रेन सेट करन दे तो होते। वो देखें, वो एक चीज़ है। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने कहा कि शेख रशीद साहब सॉरी ने, माफी चाहता हूँ, बल्कि वसीम अख्तर साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं- कोई पुरानी मैं- बोगियां मैं दे दे रंग करके, और वो जापान की नई ट्रेन जो है वो जीका कंपनी का नाम था ये? जी जीका कंपनी जी हाँ, जीका ये कंपनी। जापान जी, जी, इंटरनेशनल जीका कॉर्पोरेशन कंपनी। एजेंसी। जी बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल शेख रशीद ने कहा, और एमक्यू वाले वसीम अख्तर साहब लोग उन्हीं के मतलब इत्तेहादी भी हैं, और उन्होंने ख़ुद भी कहा, वसीम अख्तर का कहना ये है कि मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड हैं इस काम में, क्योंकि शेख रशीद का अपना कहना था कि 1 बिलियन जो है ना इसकी इंक्रोचमेंट और जो भी दीगर अखराजात हैं उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट देगी, पर फेडरल गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं दिया। और जब मतलब देखिए, जब कुछ देंगी नहीं तो वो किस तरह से करेंगी, और उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट या जो बल्दिया है उसके तमाम के ताउन से, KBC और दीगर जो है इदारे, उनके ताउन से तकरीबन मैं समझती हूँ कि 60% तो जो है ना वो इंक्रोचमेंट हुई है, और मैं समझती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि आवाम की बेहतरी के ठीक लिए। है, वो जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया है, सही है। अख्तर राय साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सियासत की नज़र है, इस वजह से ताख़ीर का शिकार है, या वैसे ही काम की हमारी अपनी कुछ सुस्तियाँ हैं जिसकी वजह से अभी तक हमें जो है वो रेलवे एक्टिव होती हुई नज़र नहीं आ रही? आपने सर बड़ा खूब कहा, ये मुल्क ही सियासत की नज़र हो गया। अल्लाह अकबर। यकीन कीजिएगा कि बहन ने बातें बताई, सर ने भी कुछ कहा, और आवाम जानती है, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पर इदारों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। इदारों से मैं बेहतर है कि ये बात करूँ कि सियासी पार्टियों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर अभी ये कहा जा रहा है कि जी मेयर साहब जो है, वसीम अख्तर भाई जो है वो ये कह रहे हैं, या शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, ये बताइए कि या ये बहन कह रही हैं कि जी ये अलाए हैं उनके फेडरल गवर्नमेंट के इस दौर में, तो क्या पिछले दौर में अलाए किसके थे? क्या वो कराची के रहने वाले नहीं थे? उनको यकीन नहीं था। जायका की आपने बात की, अगर जायका को उस वक़्त जिन्होंने 1 अरब रुपया लगा के सर्वे भी फ्री किया और बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस मिल जाती, ये भी सियासत की नज़र हो गया था प्रोजेक्ट। वो 1 अरब उनका भी डूब गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो जब हम खुद मुखलिस नहीं हैं, हमारी सियासी पार्टियां मुखलिस नहीं हैं, कुछ मास मेगा प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं का मामला नहीं होना चाहिए। अवाम देखें, अवाम बेचारी अभी भी जो वफाकी गवर्नमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, लोकल गवर्नमेंट जो भी है, वसीम अख्तर भाई, बात यह है कि अगर कच्ची आबादियाँ उठानी हैं, इंक्रोचमेंट करना है, तो पहले उनके लिए खैमे ही लगा दो, अरेंज कर दो। अभी यकीन कीजिएगा, मैं नहीं समझता ये प्रोजेक्ट जो है अगले 7 साल में पूरा होगा। उसकी रीज़न ये है कि ना फेडरल गवर्नमेंट को चलने दिया जा रहा है, ना कहीं सिंध गवर्नमेंट को चलने दिया जा रहा है। एक पंजाबी की मिसाल है ना कि ना खेडांगे ना खेडन देवांगे, ते वो ये ऐसे ना खुद काम करांगे तो ना किसी को करन देंगे। यानी कि किसी गवर्नमेंट को, यानी कि ब्लेम चल रहे हैं, ब्लेम गेम चल रही है, आवाम पिस रही है। एट द एंड डे क्या है, आवाम पिस रही है। आवाम पिस रही है। अगर इंक्रोचमेंट क्लियर करा रहे हैं, आवाम पिस रही है। अगर उनको उम्मीद ही नहीं है कि रेलवे ये 7 साल में बहाल हो जाएगी, और अभी पुराने, उन्होंने तो ये कहा पुरानी बोगियां दे दो, ठीक है पुरानी बोगियां भाई, अगर जायका ने प्रपोजल दिया था, स्टेट ऑफ द आर्ट था, यस ठीक है, वो ऐसा बेहतरीन सिस्टम था, कंप्लीट सर्कुलर सिस्टम था। अभी आप देखिए कि वो एक हमारे पास इदारों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एक इदारा रोड बनाता है, दूसरा आके खोद के चला जाता है। अब बाज़ जगहों पर यहाँ हुआ है कि जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट था, वो वहाँ रेलवे ट्रैक खोद दिया गया, उसके ब्रिजेस ख़त्म कर दिए गए, तोड़ दिए गए, जैसे वो बनेगा ही नहीं। अब ये बताइए कि अब या तो मेट्रो का रूट चेंज करें, या फिर ये आप, उसके अलावा आपको पता है कि रेलवे का कानून है कि रेलवे की पटड़ी से 70 फुट के फासले के बाद तक जो है क्लियर होना चाहिए। फिर आपको मैं क्लैश बता दूं, वो सर्वे पुराना जो जायका का था, वो अभी सर्वे काम का नहीं है,
उस पर काम भी नहीं हो सकता। वो तो 2012 अभी नया में सर्वे रिपोर्ट की दे दी। रिक्वायरमेंट है, उसकी रीज़न क्या है? देखें, जैसे मेट्रो बस ने काफ़ी चेंजिंग कर दी, उसके रूट की वजह से आपने ट्रैक का जो रूट था लोकल ट्रेन का वो ख़त्म कर दिया गया बाज़ जगहों पे। इसके अलावा जो सी पैक, जैसे नवाज़ शरीफ ने एक अनाउंसमेंट की थी सी पैक के अम्ब्रेला के अंदर लाने की, वो भी एक थी तो गेम, बेसिकली बजटिंग का सारा मसला होता है, फंडिंग का। बहरहाल ठीक है, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया सी पैक, वो भी इस वक्त सी पैक का जो प्लान है पहले से, जिसके अंदर उन्होंने मेन लाइन को एक्सटेंड करना है, क्योंकि उसकी जो कार्गो सर्विस है या जो उसका अल्टरनेट रूट फिर कराची से गवादर भी होगा, उसके लिए इसको वो ट्रैक को भी वो करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं वो, जैसे आपको इस बात का मालूम होगा। तो अब वो 70 फुट तक तो वो पूरी सिर्फ ये तो रेलवे लाइन खाली करा के दिखा दें। फ़िलहाल तो उन्होंने वो जो लूप लाइन थी उसकी इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की है। अब आप 70 फुट क्या 50 फुट तक नहीं हटा पा रही रेलवे। उसमें शेख रशीद साहब ने सही कहा कि जी KMC हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो हम करेंगे। वसीम साहब बात करते हैं, वो भी कुछ बातें सही कहते हैं। अब बात यह है कि ये तो सिर्फ वफाक की और सिंध गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की और सियासी पार्टियों की, उसमें जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी कि उस सियासत की नज़र हो रहा है प्रोजेक्ट। अब ये देखें कि अगर खुदा न ख्वास्ता वाकई ये प्रोजेक्ट लेट है कई साल, ठीक है, इसी तरह अगर कुछ साल इसे और लग गए तो उन बेचारों का जिनसे छत भी छीन ली गई है, उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई। मतलब उन लोगों को हटा भी दिया गया और वहाँ पे काम भी ना हो सका, तो किस काम की इतनी वो मेहनत और वो उन लोगों की बदुआएं, और वो पता नहीं कि किस तरह रोते हुए वो जो औरतों ने जो है ना, उनकी खबरें हमने देखी हैं। यकीनन सर, उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए था। आप देखें, हर पाकिस्तानी कराची का बंदा अंदरूनी पंजाब या सिंध जाता है, मेन लाइन पे ट्रैवल करता है रेल में। आप देखिए कि ट्रैक से सिर्फ 15 फुट भी दूर की बात है, बाज़ झुग्गियाँ, आबादियाँ, पक्के पक्के मकान आपको इस फासले पे मिलेंगे, ठीक है। 50 फुट तक क्लियर कराना, वो तो उन्होंने लूप लाइन का कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, उन बेचारों को तो बेघर कर दिया। अब आप ये करें मेन लाइन का, तो उसके साथ सी पैक का इशू है। सी पैक ने ट्रैक बढ़ाने हैं, फिर लोकल ट्रैक जो है तब तक सर्कुलर लाइन कंप्लीट नहीं होगी जब तक के मेन लाइन भी एक्सटेंड नहीं होगी। इसका ये तो कई तो ये मुमकिन ही नहीं है सर, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन तब है जब देयर इज़ अ विल, सारी सियासी पार्टियां एक पेज पर हों, अवाम देखिए, ये किसी का तख्ती नहीं लगानी कि जी ये इस पार्टी ने किया या इस इदारे ने किया या उस इदारे ने किया, ठीक है जी। शेख रशीद साहब चाहें कि जी मेरे नाम की तख्ती लगे, या चाहें जी KMC चाहे या वसीम भाई चाहें कि जी हमारे लोकल गवर्नमेंट की तख्ती लगे या सिंध गवर्नमेंट का है, देखिए सबका कंट्रीब्यूशन है, सब एक पेज पे आ जाएं, काम होने के चांसेस हैं। 5 से 6 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, बट एक पेज पे आना पड़ेगा, आवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं, फारूक साहब से भी बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा ताख़ीर का शिकार क्यों, ये है हमारा आज का न्यूज़ कैफ़े का मौजू। और एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में अख्तर अराइन साहब, फ़ारूक डाडी साहब और मुसरत नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं। आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं साथ साथ, और अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, इम्तियाज़ करो कराची से। इम्तियाज़ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात है रेलवे की, तो एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने वो दौर भी देखा है जब रेलवे स्टेशन पे जो है ना, और मेले का समा था और बहुत प्यार से रेलें चलती थी, ट्रेनें उसके बाद एक माफिया वजूद में आई जिससे लाइन की पटरी के रोड़े प्लाटे सब कुछ बेच डाला, अपने वाली साहब का माल समझते हुए पूरे कराची की रेलवे को वाली साहब का माल समझा और इसको लूटा, और लूटने के बाद ढिकार भी नहीं लिया। और फिर तुर्क तमाशा ये कि उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जिन बेचारों ने वहाँ पे अपना आशियाना बना लिया उनको झाड़ दिया, जैसे जंगल का कानून है
पहले उनको पकड़ के पीटना चाहिए था जिन्होंने जमीनें बेची। और एक बात और सर, बल्कि पेट्रोल पंप भी हैं रेलवे की जमीनों के ऊपर, नाजायज पेट्रोल पंप तक हैं। यहाँ तो पकड़ा उनको जाए जिन्होंने ये बेच के अपनी बिल्डिंगें खड़ी की अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, फ्रांस में। और दूसरी बात, हमारे मोहतरम शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर हैं, कुर्बान जाओ इनकी मैं उसके ऊपर कि इनसे संभल के नहीं दे रहा। भाई ये साइंस का जमाना है, साइंटिफिक एजुकेटेड बेहतरीन किस्म के इंजीनियर्स की जरूरत है। ये रिवायती तरीके से रेल, एयरपोर्ट, स्टील मिल, हवाई जहाज, डाक, पीआईए और ये चीजें चलने वाली नहीं है। रिवायती दौर गया, भंगड़े का दौर गया, अब भाई साइंटिफिक जमाना है, तो साइंटिफिक लोगों को लाए। देखिए कितने हादसात हो रहे हैं, ये जाहिर करती नाअहली, टोटल नाअहली। एटम बम से फायदा भी है, और एटम बम अगर अनाड़ियों के हाथ में हो तो उसका नुकसान भी है, जैसे डायनामाइट का सिलसिला था। तो रेलवे को सही करने के लिए जरूरी है हाईली एजुकेटेड पर्सन लाए, और जिन जिन रेलवे की जमीनों पे है उनको कुछ ना कहो, खुदा के वास्ते उन मगरमच्छों को तो पकड़ो जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने बेच दिया। और बात यह है कि कमजोरों पे हाथ डालना तो हर किसी का हाथ है। ख्वाजा सरा भी कमजोर को पकड़ के गला दबा देगा, कोई कमजोर भी, मर्द तो वो है और जांबाज तो वो है जो अपने से बड़े को मारे और पकड़े और निजात दिलाए। भाई सही है, सही, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, ये अवाम की जज्बात सुने होंगे? बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो जो खा पी के ये बैठ गए हैं और डकार भी नहीं लेते। मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, और फेडरल गवर्नमेंट ने हर तरफ एक साथ सारे मुआस खोल दिए जो कि उनके लिए भी एक मुश्किल का बायस बन रहा है। लेकिन चूँकि आवाम ने उनको वोट ही इस बात पे दिया है कि आप बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ें और उनसे पैसा निकलवाएं। बेशक अगर थोड़े दिन अगर ये कारोबार रुका रहता है, लेकिन ये पैसा निकलवाना बहुत ज़रूरी, ताकि आगे के लिए एक प्रेसिडेंट बने कि अगर आपने सरकारी पैसा खाया है, गरीब आवाम का पैसा खाया, तो आपको हजम नहीं होने देंगे। और जो जो लोग यहाँ से भागे उनसे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा शामिल है। और ये ब्यूरोक्रेट्स को सबसे पहले तो यहाँ लगाम देनी चाहिए। इन सब के पास, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। यहाँ ये अपनी यहाँ से रिटायर और सीधे भागे अपने बच्चों के बाद जो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स जो है, यही सरकार जो हमें प्रोसिक्यूट करते हैं, वही जब अपनी उसमें नहीं होंगे तो कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट की कोड ऑफ कंडक्ट को ये लोग नहीं फॉलो करेंगे, तो ये क्या डिलीवर करेंगे? सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो वोट लेके ये कह के आई है कि करप्शन का खात्मा करेंगे और इन सारे लोगों का, जाहिर सी बात है हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए और वो दावे पूरे करने में अभी तक फ़िलहाल हुकूमत नाकाम है। अवाम ने वोट इन्हें जिन बातों पे दिए वो सिर्फ ये थी कि पेट्रोल की कीमत 46 रुपये हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, $1 की कीमत बढ़ती है तो ऐसा होता है। एक एक चीज़ के बारे में पहले इन्हें अवाम को एजुकेट किया और फिर आके वही सारी चीज़ें जो है ना वो करके दिखाई कि ये देखें इस तरह करते थे ये लोग। मतलब कुछ ऐसे ही इन्होंने। मैं इसका जवाब देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए बात ये है कि मुशर्रफ के बाद से अब तक, यानी इससे पहली गवर्नमेंट तक 94 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान पे हो गया। ठीक है, नहीं तो इलेक्शन से कोई 3 महीने पहले मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, $32 बिलियन जो नवाज शरीफ हुकूमत ने, इसहाक डार ने लिए, उसका कोई पता नहीं को पैसा कहाँ है। सही है। और वो खुद जहाँ से भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं। अब मुझे बताएं 32 बिलियन डॉलर का अगर हिसाब नहीं होगा, और इस नई गवर्नमेंट को आने के साथ ही 7-9 बिलियन डॉलर उन्होंने किस कीमत में अदा करने हैं, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने जा रहा था। सर एक सेकंड मेरी बात सुने, आपके मोहल्ले में या कोई आपको कोई एक बंदा सिर्फ घर का टीवी उठा के ले जाए ना, तो ये पुलिस वाले जो है ना उसके पूरा खानदान उठा के ना उसके घरवालियों को, औरतों को उठा के थाने में ले आते हैं, वो खुद चल के आ जाता है। एक बंदा उधर जो है ना दंदनाता फिर रहा है, आपका एक मुजरिम आपका, आप इस पे किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और मतलब ये अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं ना कि ये पिछली गवर्नमेंट ऐसा करके गई हैं, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इक़्तिदार में आने से 6 महीने पहले की बात है। उस वक्त तक भी ये सारा कुछ लूट चुके थे ना, तो आप गलत दादोशुमार क्यों बता रहे हैं लोगों को? देखिए मैं लोगों से धोखा क्यों कर रहे हैं? देखिए आप इसके बाद दूसरी तरफ आए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो एक गेम पाकिस्तान के अगेंस्ट है और जो चल रहा है, उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ से ख़त्म करनी है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम
और हमारा सी पैक, ये दो चीज़ें जो है वो है। आपके अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम आपके पास, अगर आप न्यूक्लियर पावर नहीं होते, डेटरेंस ख़त्म हो जाता और यहाँ पे हमारा असर इराक से खराब बुरा असर होता। ठीक है, अच्छा हम आते हैं सर्कुलर रेलवे की तरफ। ये ना ख़त्म होने वाली एक बहस है, मैं इसी तरफ निकल गए। मुझे ये बताइए कि जिस तरह लाहौर में, पंजाब में हम देखते हैं निज़ाम ट्रैफिक का कदरे बेहतर है, ठीक है, और ख़ास तौर पे लाहौर में देखा जाए तो वहाँ तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें सड़कों की शक्ल में और ट्रांसपोर्ट की शक्ल में आपको मिलती हैं। यहाँ कराची में आज तक कभी ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं हो सका? इसके पीछे कौन लोग हैं कि या क्या क्या वजह है? क्योंकि सिर्फ कराची की ही बात की जा सकती है, बाकी लाड़काना की या दूसरे सिंध के जो दूसरे शहर हैं उनकी तो जिक्र भी नहीं किया जा सकता ट्रांसपोर्ट के हवाले से। वहाँ जो आलम होगा, तो कराची जैसा शहर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी हालत तो बेहतर होनी चाहिए। यस, देखिए आप देखिए कराची का निज़ाम जो है, सिंध का निज़ाम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अर्बन सिंध, इंटीरियर सिंध। अर्बन में यहाँ पे हमारी अगर कराची हैदराबाद में आप देखें तो यहाँ पे MQM का एक राज था, ठीक है, इंटीरियर में सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का। अब ये जब इनके आपस में मफादात होते हैं या आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और हमारे इस शहर को जो सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुँचा है कि आपने देखा था कि वहाँ से जब तकरीर होती थी पूरा शहर एक आवाज़ पे बंद हो जाता था, बंद कर दिया जाता था। अब मकसद एक ब्लैकमेलिंग होती थी। शहर को जितना नुकसान इन हड़तालों से और इससे हुआ, और कराची के लोगों ने इसका जवाब भी दे दिया कि ये चीज़ें हमें नहीं पसंद है। इस इलेक्शन में ये चीज़ साबित भी हो गई कि उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सही है। बात सारी ये है कि ये जो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं और इनके जो ज़ाती मुफादात हैं, माफ़ कीजिएगा, इनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं, इनके अपने ज़ाती मुफादात हैं। जब तक इनके अपने मुफादात हैं ये अपना काम करेंगे, जहाँ इनका मुफाद नहीं है वह नहीं करेंगे। जहाँ इनको पैसा नज़र आएगा वहाँ काम करेंगे, और जहाँ पे इनको पैसा नज़र नहीं आएगा उस तरफ देखेंगे भी नहीं। देखिए भुट्टो साहब ने अपने दौर में जब तालीम को क्या कहते हैं प्राइवेटाइज़ किया या इनको क्या, उनका ये था कि चलेगा, लेकिन माजरत के साथ उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी लोग थे जिन्होंने इसका निज़ाम संभालना था, उनको वहाँ कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने वहाँ पर तवज्जो नहीं दी। वो सारा तालीमी निज़ाम वगैरह धर्म बरम होके प्राइवेट सेक्टर में आ गया, और आज लोगों की जेब से इतनी फ़ीसें दी जाती है, जबकि उन्हीं सरकारी स्कूलों से, वही पीले स्कूल से जनरल्स भी निकलते थे, टॉप के CSP ऑफिसर्स निकलते थे। मकसद एक बड़ा अच्छा निज़ाम था, लेकिन एक मिसकैलकुलेशन थी कि संभालेंगे। आज भी इस मुल्क में यही हो रहा है कि जहाँ पे आपको पैसा नज़र इनको आएगा कि यहाँ से मैं कुछ पैसा बना सकता हूँ, वहीं पे वो तवज्जो देते हैं। बिल्कुल सही। और अभी आप देखें तालीम के निज़ाम की बात कर रहे हैं तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। ये अभी हाल ही में हमने सुना है कि वो जो मेरा ख्याल है सालाना 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने बच्चों की स्कूल की किसी तालीमी इदारे की फ़ीस देता है, उधर भी टैक्स पा दो। मतलब एक तो आपका काम आसान कर रहे हैं, वो खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपने ओथ लिया हुआ, मतलब एक टैक्स लेके जिम्मेदारी है आपकी, आप तालीम सेहत देना, आप वो नहीं दे रहे, और जो कर रहा है बेचारा पेट काट के उससे भी टैक्स दे लो। ये तो स्कूल एक ब्रेक का वक्त का काम है कि उनको तालीम भी प्रोवाइड करें, उन्हें हेल्प भी दें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं सर्कुलर रेलवे की ताखीर के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है वो ताख़ीर का शिकार क्यों है। इस हवाले से हमने बात की। वक्फे से पहले हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से और हुकूमत के इस मंसूबे के बारे में बात की। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। मुसरत न्याजी साहिबा, ये बताइए कि सर्कुलर रेलवे का ये जो मंसूबा है, ये इसको मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को फ़िलहाल किन चैलेंजेस का सामना है? फ़हीम, सबसे बड़ा चैलेंज तो पैसा ही है। पैसे नहीं है, सारी बात है। देखें, ये
फेडरल गवर्नमेंट का काम था। उन्होंने, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि वादा किया था शेख रशीद साहब ने कि इसकी इंक्रोचमेंट के लिए या बाकी जितने भी दीगर मामला हैं उसके लिए बेसिक अमाउंट दी जाएगी, लेकिन उससे भी वो विज़िट करके और वर्बली कहे चले जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो कमिश्नर हाउस में जब पहली मीटिंग हुई है तो उसमें ये कहा गया कि कम से कम जिस तरह के अराइम भाई ने कहा कि 70 फीट दोनों अतराफ़ में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसको और कम करके 50-50 दोनों अतराफ़ में कहा गया कि इनकी 50-50 फीट जो है ना दोनों अतराफ़ से हटाया जाए। उसी हिसाब से आप देखें कि मूसा कॉलोनी के अंदर तकरीबन 250 घर जो है ना वो मुनद्दम किए गए। अब ये नहीं कह रहे कि नहीं किए गए, ठीक है किए जाना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का पहले से ही कहना ये है कि इनको सुप्रीम कोर्ट का भी अहकाम है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे स्टैंड लिया है कि पहले इनको इनका मुतबादिल मिलना चाहिए। जो रिहायशी लोग हैं, रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं, उनको स्टैंड लेने का फ़ायदा तो नहीं हुआ, वो बेचारों को उठा तो गया। नहीं देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि उन्हें टेंट प्लस वॉशरूम प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, जो मुतासरीन है उन्हें। लेकिन मुतासरीन का कहना यह है कि वसीम अख्तर साहब ने हमें टेंट तो दे दिए और बाकी कह दिया, ये मेरा नहीं है, मुतासरीन का कहना है कि जी आप वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करें। मुझे बताएं कि वो कोई जानवर तो नहीं है कि पब्लिक वॉशरूम हमारे पास हैं कहाँ, शहर के अंदर कहाँ है कि वो पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे। मैं समझती हूँ कि पहले तो सबसे पहले ठीक है गलत हुआ है। पब्लिक वॉशरूम कहाँ पे है? मैं वही कह रही हूँ कि मतलब गलत हुआ है कि जो कब्ज़ा करके और ये जगह घर बनाए गए हैं, ये गवर्नमेंट को पहले से ही इस पर सख्ती होती, अगर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे कोई भी सिस्टम हो उस पर चेक एंड बैलेंस होता तो आज हम इस पे ना होते। देखिए 64 से जब सर्कुलर रेलवे का निज़ाम सिस्टम शुरू हुआ तो 64 में शुरू हुआ और 84 में बहुत खूबसूरत तरीके से, यानी कि 84 में आई थिंक सो कि मैं 3 या 4 की स्टूडेंट थी तो बड़े मज़े से घर में भी बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ें आया करती थी, पता चलता था क्या है जी लोकल ट्रेन जा रही है। तो 84 तक जब बहुत सिस्टम सही रहा तो 84 के बाद ये ट्रांसपोर्ट माफिया, मिनी बसेस जो है वो आ गई और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। ठीक है, उन्होंने लिया तो वो उन्होंने अपनी जगह, आपने जगह गैप दिया ना, जब गैप दिया तो उन्होंने उस गैप को फिल किया। जब गैप को फिल किया है तो उसके अंदर आप देख लें कि अगर छोटी गाड़ियाँ, कारें, स्कूटर ये इस तरह की जा रही होती तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सड़कों पे ना हो तो मैं नहीं समझती हूँ कि रश होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ही है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपनी जगह ली है, वो ना अहली है गवर्नमेंट की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ना अहली है उसकी, इसलिए कि उसके ऊपर आपने उनको मुसल्लत क्यों होने दिया। मुसल्लत जब भी होने दिया ना कि देखें वो सारे ट्रैक लोगों ने बेच खाए, लोगों ने जैसे वक्फे में बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि शारा फैसल क्या और भी दीगर बड़ी जगहों पे ऐसा है कि अगर 50 फीट हटा दिए जाएं तो पेट्रोल पंप भी ख़त्म हो जाएंगे, तो क्यों दिए गए। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कराची से फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम जो है वो मिस हो गया, दोबारा से बताइएगा प्लीज। रियाज खान बोल रहा हूँ। रियाज खान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? ये जो सर्कुलर है कराची की, छोटा तो मेरे जो बड़े भाई थे वो टावर जाते थे, एनएसडी में काम करते थे, तो यहाँ से ही वो महीने के थे और इस पे मतलब जाते थे। आपकी आवाज कट रही है, आप जरा अपनी जगह बदलें, थोड़ी सी आवाज कट रही है आपकी। हेलो, ओके, आपकी लाइन ही ड्रॉप होगी, दोबारा कोशिश कीजिए ताकि आपकी कॉल जो है वो मिल सके। अख्तर अराई साहब, सर ये बताइए, आपने ये तो कह दिया कि 5 से 7 साल कहीं नहीं जाते इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्ती से ऑर्डर्स भी आ चुके हैं इस हवाले से, इसे कंप्लीट करें, वो रिमूव करें सारे जो इंक्रोचमेंट जो है वो सारी। और मतलब जो अभी फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है
कि जितने भी वो जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये कौन कौन से इदारे हैं जिनको ज़िम्मेदारी के साथ इस काम को अगर करें तो फिर ये कंप्लीट होता है आपने वक्त से पहले? आपने बड़ी अच्छी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 मंथ का नोटिस दिया था कि कम से कम स्टेज 1 फेज़ 1 यानी इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। उसके बाद फंडिंग की मुशर्रफ साहिबा ने बात की कि फ़ंड्स का भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक है कि जो स्टेज लास्ट होती है कि कौन ऑपरेट भी करेगा इसको, क्या रेलवे ऑपरेट करेगी या लोकल गवर्नमेंट उसमें ऑपरेशन को देखेगी या सिंध गवर्नमेंट देखेगी। ये तमाम इश्यूज़ हैं। बट अभी तो सिर्फ स्टेज 1 की बात है कि उसको इंक्रोचमेंट खाली कराई जा रही है, मगर ये तो 250 और कुछ चंद 100 घरों की बात की जा रही है। एक मोहतात अंदाजे और सर्वे के मुताबिक जो मेन लाइन है इसके 70 फुट के अंदर अंदर 6 से 8 हज़ार घर ऐसे हैं कि जो, यानी घर से मुराद ये है कि अगर 2 मंजिला घर है वो भी एक घर काउंट होता है और वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि 10 फुट तक तो 12-15 फुट तक तो कंस्ट्रक्शन की हुई है। यानी कि अगर लांडी से स्टार्ट कर लें, बल्कि लांडी से पीछे से स्टार्ट कर लें, जो कि तो ये हज़ारों घरों का मुतबादिल अरेंज करना पहले, उसके बाद जो है उनको हटाने का करना और उसको डिसमेंटल करना चाहिए। तो उसका इंतज़ाम कौन करेगा? अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ये ठीक है, ये तजावज़ात जो हैं नाजायज़ ये हटा देते हैं, लोगों को मतलब ज़बरदस्ती हटा दिया गया और अब वो लाइन क्लियर हो गई। अब बताएं कौन कौन से मसाइल? इसीलिए कहा कि जो जायका का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त स्टडी थी और बेहतरीन, उस वक्त उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि 5 ईयर कि 5 ईयर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो उस हिसाब को देखते हुए, जो कि स्टडी हो चुकी थी कि इतना टाइम लगेगा, तो अभी मेरे हिसाब से 7 साल लगेंगे, क्योंकि वो जो मैंने अभी जिक्र किया कि उस इंक्रोचमेंट को हटाना और फिर और कुछ मामला जहाँ सीपैक का भी बीच में ट्रैक का इशू आ रहा है, फिर साथ में लोकल ट्रैक का क्या होगा, या फिर जो ये मेट्रो ग्रीन बस का इशू है, कुछ जगहों पर बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया। जैसे आप बोर्ड ऑफिस के पास जाएं तो नॉर्थ नाज़माबाद के पास एक पुल होता था, नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद के दरमियान एक बड़ा पुल होता था, वो देखा हो। इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ से मेट्रो को गुजार दिया गया लैंड उसके लेवल पर, और वहाँ से ब्रिज तोड़ के सब चीज़ें, ट्रैक ख़त्म कर दिया सबके। अब उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या ट्रेन के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा? क्या फ्लाईओवर से ट्रेन जा पाएगी? क्या अंडरपास बनाया जाएगा? इस तरह के हर्डल्स बहुत से और भी हैं। ठीक है, तो ये जो निशानदेही मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से फुकदान है क्या? एग्जैक्टली मैंने आपको कहा कि एक इदारा अगर रोड खोदता है तो दूसरा आके उसको बनाता है, या एक बनाता है दूसरा खुदाई कर देता है। अभी तो ये गवर्नमेंट अगर संजीदगी से इस हवाले से बात कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, आने वाली गवर्नमेंट या आने वाले जो दिन है उसमें अगर ये संजीदगी थोड़ी सी भी कम होगी तो ये वक्त और भी ज़्यादा आगे जा सकता है। ये 7 साल नहीं, ये और भी बढ़ सकते हैं। यकीनन, यही तो बात है। सर एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं, आपसे यहीं से बात शुरू करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वक्फे से पहले अख्तर अराई साहब से हम बात कर रहे थे। सर, सर्कुलर रेलवे के हवाले से आप कुछ बयान कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू कीजिए कि किन किन चैलेंजेस का सामना, ये बात हो रही थी। ये वही बात है कि जितने फेजेस इसके अंदर स्टेजेस आएंगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तकमील तक पहुंचाने में या उसको ऑपरेशनल करने में, उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं। पहले मैं कह चुका हूं, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं है, जब तक तमाम सियासी पार्टियां आवाम के वसीतर मुफाद की खातिर कम से कम अब एक पेज पे आ जाएं, तो फिर भी जाके 7-8 साल लग सकते हैं, क्योंकि हर्डल्स और रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मगर एक दौर में परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, मेयर कराची जो थे, उन्होंने उस वक़्त ये कॉरिडोर्स जो है विदाउट सिग्नल कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट एक दिया था, और उससे भी कुछ हमें जो रोड्स डेवलप हुए जहाँ सिग्नल्स कम हुए, बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तजवीज़ छोटी सी रखूँगा कि जैसे जिसको उर्दू में सर्कुलर रेलवे कहते हैं, इसी तरह से जैसे लाहौर में रिंग रोड बना, तो वो भी रिंग रोड मीन सर्कुलर रोड है। एक इस टाइप का प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट बहुत है, गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ देखें कितनी हैं, और बाइक्स देखें कितनी हैं। कुछ इस तरह के सर्कुलर रोड भी बनना चाहिए
ताकि वो फ्लाईओवर टाइप का हो, जो कि एलिवेटर लेवल पे हो, जिस पे नीचे आबादियों को बाद में प्रॉब्लम भी ना हो, उनको अकोमोडेट भी दोबारा कर सकें, और ट्रांसपोर्ट फास्ट ट्रैक पे जो है वो पूरे कराची का एक सर्कुलर लगा लें, मींस के वही रिंग रोड की तरह। बिल्कुल, तो अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट भी आना लियारी चाहिए। एक्सप्रेसवे से गुजारा हो रहा है, वो है बिल्कुल फिलहाल। इस टाइप का, मगर लियारी एक्सप्रेस भी एक साइड से दूसरी साइड, हाँ, एक साइड सुराबकोट से आपको माड़ीपुर की तरफ ले जाता है, शहर के गिर्द नहीं घूमता है। मगर जो सर्कुलर रेलवे का बेनिफिट था, पोर्ट से जो ट्रैफिक निकलता है, जो ट्रॉलर्स निकलते हैं, वो डायरेक्ट सुपर हाईवे पे चले जाएंगे बजाय ये कि शहर की तरफ जाए। जी। लेकिन पता नहीं, या तो वो तामीरात इतनी नाकुस है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वरना अगर यही ट्रॉलर्स और यही ट्रक्स जो हैं वो मारीपुर से सीधे अगर लियारी बाईपास से निकल जाए तो वो ट्रैफिक जो है वो आपका रोड पे नहीं आएगा, तो इससे रोड से काफ़ी कंजेशन। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो 1962 या 63 में स्टडी हुई थी, अयूब खान साहब ने कराई थी, उसके कुछ फैक्ट्स फिगर्स मेरे नॉलेज में हैं कि उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से ये सर्कुलर रेलवे बनाई थी। आप देखिए कि उस वक्त हमारा जो बिजनेस हब था वो IH चौधरी रोड था, ठीक है, या जो भी पोर्ट एरियाज थे उसके साथ जो भी हमारे ऑफिसेज होते थे, और इंडस्ट्रीज़ देख लें कि कोरंगी साइड पे इंडस्ट्रीज़ थी। अगर वजीर मेंशन से आप माड़ीपुर आगे जाएं तो आपको इंडस्ट्रियल जो साइट एरिया है वो था। तो एक पूरा रोड था कि सुबह में वो सर्कुलर रोड ऑफिस जाने वाले, और फिर लेबर जो गाड़ी इस साइड से, जो सेंट्रल सिटी से, जो कि मेन सिटी होता था, इससे अगर इंडस्ट्रीज़ के तरफ कोई लेबर जा रही है तो उसके लिए भी यही बहुत कारामद ट्रांसपोर्ट थी। जैसे डिग रोड से IH चंडीगढ़ रोड जो है वो अभी तकरीबन कोई 1 घंटे सवा घंटे इतना टाइम लगता है, तो अगर ये ट्रेन का निज़ाम शुरू होता है तो 35 हार्डली मिनट 19-20 मिनट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, उस वक्त 10 मिनट 15 मिनट में लोग अपने काम पे पहुंचते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टावर से चलेगा और वो फैक्ट्री में जॉब करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में या लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं जॉब करता है फैक्ट्री में, तो वो भी इजीली पहुंच जाता था। बिल्कुल ऐसा तो इसी तरह से जो कोरंगी एरिया है, सॉरी जो साइट एरिया है, वो भी ऐसे था। तो एक सर्कुलर रेलवे का एक कॉन्सेप्ट था। तो यानी कि उस वक्त की रिसर्च देख लीजिए कि कितनी अहम ट्रांसपोर्ट का प्लान था जिसको ख़त्म कर दिया गया। और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही जितने भी कामयाब और बड़े ममालिक हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना आसान रखा गया है कि लोग बेहतर समझते हैं कि यार गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है। आपको अब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप टाइम पे गाड़ियाँ आती हैं, आप अगली जगह पे पहुँच जाते हैं और सारे इज्जत से जो है ना वो सफ़र कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखें ये मेट्रोपॉलिटन सिटी और बसों का आलम देखें, अल्लाह माफ़ करे, वो जो ट्रांसपोर्ट का कि आप अंदर लोगों को देख के आपको मतलब हाँ तरस आ रहा होता है कि ये किस कदर गर्मी में और बेचारे किस हद से ज़्यादा माहौल में वो सफ़र कर रहे हैं। और आज 2019 में वो शायद 1960 में जो है ना वो दूसरे ममालिक में इससे बेहतर गाड़ियाँ और बसें जो है ना वो चल रही होंगी जो आज यहाँ पे चल रही हैं। एक जुमला कहना चाहूँगा मैं, एक जुमला कहना चाहूँगा कि खुदारा आप अपना पहला होमवर्क पूरा करें, सारा प्लान करने के बाद, फंड्स अरेंज करने के बाद जो है इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम को करें, अदरवाइज बेघर मत करें। ठीक, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं वहीद बात कर रहा हूँ कराची से। वहीद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी ज़मीन खाली करा रहे हैं सर्कुलर रेलवे की, ये कुछ नहीं हो सकता। ये ज़मीन खाली करा के जाते हैं, वहाँ पर जो है चंद घंटों बाद फिर लोग आके बैठ जाते हैं टेंट लगाने की सूरत में, टेंट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद चंद दिन बाद फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह शेख रशीद साहब जो है वो, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो कराची लोको वर्कशॉप में आए थे और 3-3 हज़ार रुपये रेलवे वर्कर्स के लिए ऐलान करके गए थे तकरीबन रमज़ान से पहले, वो अब तक नहीं मिले। तो अब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आप खुद बताएं। सही, बिल्कुल ठीक है, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये तो हैं हमारे सियासी वादे और अवाम के जज्बात। देखिए बात ये लोगों को हटाया जाएगा, वो वाकई उनके पास जगह ही नहीं है, वो फिर आ जाएंगे। देखिए जितनी भी ये रेलवे की ज़मीनें हैं, अगर आप इसका सर्वे करें तो आपको मेजॉरिटी वो लोग नज़र आएंगे जो वहाँ पे किराए पे रहते हैं। और ये मिल्कियत जो बनाई गई है वहाँ के जो लैंड ग्रैबर्स हैं, और लैंड ग्रैबर्स उस वक्त तक ये काम में नहीं कर सकते जब तक कि लोकल पुलिस उनके साथ ना हो। ये पुलिस और लोकल लैंड ग्रैबर्स की मिली भगत से इन जगहों पे कब्जे किए जाते हैं, फिर ये जगह किराए पे दी जाती है। और ये जितने भी जैसे रेती लाइन है प्रेफरेंट के पास, हमारे घर पे जो मासियाँ वगैरह काम करने आती है वो पंजाब से आती है, वो यहाँ पे टेम्पररी रहती है।
वो उन लोगों को किराया देती है, किराए पे। वो सारी बस्ती जितनी है वो सारे किराए पे रहते हैं और यही लैंड ग्रैबर्स उनसे किराया वसूल करते हैं जो इनकी अपनी मिल्कियत नहीं है। और यकीनन हो सकता है कि बाद में पैसा खर्च करके उनको यकमुश्त पैसे दे दिए जाते हो कि भाई ये घर अब आपका हो गया, लेकिन वो बेचारे अनपढ़ भी हैं, उनको इतनी समझ भी नहीं है, तो उनके पैसे फिर इस सूरत में ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेट का काम है कि अगर उनको एक जगह से हटाया जाता तो उनको दूसरी जगह एकोमोडेट करें। हुकूमत के पास जगह की कोई कमी नहीं है, बेताशा जगह भी है और इतने वसाइल हैं कि वो इन्हें एकोमोडेट कर सकते हैं। यानी कि अख्तर हरानी साहब वाली बात के मनसूबाबंदी का फुकदान है। मनसूबाबंदी जो है वो ठीक से होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी करें और इस मामले को हल करें। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि जो हल ना हो सके। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं मुसर्रत न्याजी साहब। बस इसी हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात हो रही है कराची सर्कुलर रेलवे की ताख़ीर के हवाले से। मुसर्रत न्याजी साहिबा, लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जानिब लोग तजावज़ात भी करके बैठे हुए हैं जो गैर कानूनी है और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज भी करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी आवाम के लिए और आवाम ही बाहर निकल के एहतजाज भी कर रहे हैं। तो क्या ये आवाम का रवैया कुछ इस हिसाब से देखा जाए ओवरऑल तो कुछ गलत नहीं लगता है? देखिए, आवाम का रवैया तो उस वक्त गलत होगा ना कि जब आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, उन्होंने गलत जगह पे कब्ज़े किए तो उसका कसूर भी किसको जाता है? हुकूमत वक्त को जाता है। ठीक है, अगर उन्होंने कब्ज़े किए हैं और गलत कब्ज़े अगर किए हैं तो आवाम की गलती है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। अगर हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे और इतने बड़े शहर में भी हम इस किस्म की दंगा मुश्ती चाहेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। प्लस देखें, गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट, मुझे कहना पड़ेगा फ़हीम ये कि इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे दावों के साथ, बकौल लोगों के, मेरे जैसा बंदा तो नहीं कहेगा अच्छे दावों के साथ, इतने सुनहरी ख्वाब देखकर और कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला के और बिजली के बिल फाड़ के ये मतलब उनको अवेयरनेस दे रहे थे। और बेवकूफ़ बनाना है, अवेयरनेस देना नहीं है, उसको कहा जाएगा कि जी ये ज़्यादती है आवाम के साथ। तो मुझे ये बताएं कि ये आने वाली गवर्नमेंट ने कौन सा पेट्रोल 40 या 45 कर दिया जिसमें करप्शन हो रही थी? कौन से बिजली या गैस के बिल उन्होंने कम कर दिए जो फाड़े जा रहे थे? तो क्या आवाम उसी पे खान साहब की बातों में चलेगी ना कि फिर आप अगर घर तोड़ रहे हो, पहले मुतबादिल नहीं दे रहे हो, तो लोग तो आएंगे ना। आप 126 दिन का धरना दे सकते हैं, तो अवाम में भी सकत है। अवाम अपने हक़ के लिए, आप कहते हैं मैं अवाम के हक़ के लिए निकला हूँ, तो अवाम फिर अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेगी, निकलेगी बाहर। आप देखें, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं एक अवामी बात करूंगी, मैं एक शहरी होने के नाते करूंगी कि पहले आवाम को उनका बुनियादी हक दें, फिर ये बिला वजह के टैक्स लगाएं। टैक्स देने के लिए आवाम तैयार है और पहले भी टैक्स दे रही है, हर चीज़ में टैक्स दे रही है। मुझे बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें हम प्लस सेल टैक्स नहीं लिखा होता और आवाम नहीं दे रही होती? लेकिन कम अज़ कम आवाम को फैसिलिटेट तो किया जाए ना। आवाम को आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ नारों से, सिर्फ बातों से, जज्बाती उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग से आवाम जो है ना आपके पीछे नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अच्छा टैक्स वाला निज़ाम, ये टैक्स अच्छा के हवाले से देखिए, ये बुरा नहीं है, मगर फारूक साहब वाली बात के सारे महाज जो है वो एक दफ़ा इकट्ठे बोल एकदम। दिए ना। देखिए, किसी भी चीज़ को टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहती है आवाम। आवाम ने कभी भी किसी भी मौके पे आवाम ने गवर्नमेंट को पीछे नहीं छोड़ती, कभी नहीं रहती। देखिए, अल्लाह ना करे कि कोई भी बुरा वक्त हमारी कौम पे आया है तो आवाम कंधे के साथ कंधा मिला के गवर्नमेंट के साथ रही है। तो गवर्नमेंट को ये जो तब्दीली सरकार है, स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगी, इसलिए कि इन्होंने तो बिल्कुल नचोड़ के ही रख दिया है। मतलब सांस ही नहीं छोड़ा कि अवाम इस काबिल ही ना हो, लूली लंगड़ी करके रख दें कि वो
सड़कों पे जा सके। अच्छा, वादा पूरा किया, तब्दीली तो आई है। तो देखिए तब्दीली आई है, बिल्कुल। देखिए उन्होंने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा जब मैं आऊँगा, और फिर प्लस देखिए मैं उनकी बात को बड़ा एडमिट करती हूँ। खान साहब की अगर किसी बात की अच्छाई को मैं एडमिट करती हूँ तो वो अच्छाई उनमें एक है। एक अच्छाई वो ये है, फारूक भाई बड़े गौर से देख रहे हैं कौन सी अच्छाई है उनमें, वो एक अच्छाई है कि जब वो कहा करते थे, मैं भी बड़ा खुश होती थी कि जी जब करप्शन बढ़े, जब महंगाई बढ़े तो समझ लें आपका वजीर आजम चोर है। तो अब मैं क्या कहूँ कि वजीर आजम ने खुद, उन्हें पता था कि मैं वजीर आजम साहब को इस हवाले से एक नया बयान देने की जरूरत महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है। मैं इनकी जरा बात को जरा कॉलर हमारे साथ ने शामिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, अब आई ना आपकी सही आवाज, कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है सर। मैं रेलवे के बारे में कहूँगा कि आपने रेलवे के साइडों से जितने तजावीज़ात थी सब तो हटा दी, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि कराची की आवाम का सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट का। जी हाँ। जो अगर ये हमारी ये रेलवे लाइनें ठीक हो जाए, लोकल ट्रेनें चलें, तो इंशाअल्लाह ताला शाहर फैसल पे जो है वो ट्रैफिक का वजन ठीक ठाक कम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो अपना ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये इनका भी हाथ हो सकता है, कोई सेटिंग हो सकती है कि इसको नहीं आने दे रहे। तो बराए करम हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि ये करें। और दूसरा ये, आज ये बैठे हुए हैं भाई तो आपके चैनल के तवज्जुल से कि हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में बच्चों के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, खुदारा कोई ऐसा कानून बना लें कि इन्हें चौकों पे एक ही दफा लटका दें कि आइंदा कोई किसी बच्चे को इस तरफ बेली आंख से ना देख सके। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए एक प्रोग्राम करें और इसके लिए बात करें, और आपने की भी है और आगे भी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम अपने बच्चों को घर से कोई चीज भेजने के लिए भी डरते हैं। मैं अभी बच्चे को स्कूल ट्यूशन के लिए उसके दरवाजे के अंदर छोड़ के आया हूँ। इतनी बराबर वाली गली में इतनी डर है हम में। तो ये आखिर कब होगा? चीफ जस्टिस साहब इस पे एक्शन लें और लटका दें। बाकी जो करना है, महंगाई हो रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम बहुत जल्द इस हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करना बाकी थी, मगर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। मैं अख्तर अराइन साहब का, फारूक डाडी साहब का और नुसरत साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तशरीफ़ लाए और दरख्वास्त ही कर सकते हैं जी हम के जितने भी वो लोग जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जिन्होंने ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठाई हुई कि आवाम को जो है ये सहूलतें देनी है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। ज़रा इसे हकीकत का रंग देने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट्स, ज़्यादा तो नहीं मगर जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी ही कर लिए जाएँ तो मेरा ख्याल है काम आसान हो जाएगा। आवाम परेशान हैं और उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट जैसे और ये जो खुशखबरियाँ थी, इनको हकीकत में बदलने के लिए प्लीज़ काम कीजिए, वरना आवाम कुछ भूलते नहीं हैं और ये कल को आप सबके लिए ही नुकसान दे साबित हो सकते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।